हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम आपको अपने चैनल पर नए मेहमान से मुलाकात करा रहे हैं। नए मेहमान मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे चैनल पर वो पहली बार आ रहे हैं। इससे पहले हमने कई बार कोशिश की, इत्तेफाक से टाइम नहीं निकाल सके, कुछ अपनी जाती मसरूफियात की वजह से। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब उमाकांत लखेड़ा साहब, वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2021 से 2023 तक। दैनिक हिंदुस्तान के नेशनल ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, दैनिक जागरण में रहे हैं, बीबीसी और जर्मन रेडियो जैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े रहे हैं, और अब कई जगह के लिए लिखते हैं। कुछ चीजें तैयारी की हालत में हैं, कुछ दिन के बाद सामने आएंगे आपके सामने। आज हम उनसे खास बात कर रहे हैं। इसराइल ने गाजा में अस्पताल के नजदीक टेंट लगा हुए उन पत्रकारों को कत्ल कर दिया जो सच्चाई दुनिया को दिखा रहे थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम अनस अल शरीफ का। सिर्फ 28 साल का पत्रकार, और दुनिया भर में वो मशहूर था अपनी सच्चाई के लिए, सही रिपोर्टिंग के लिए। उन पर इल्जाम लगाया गया है इसराइल की तरफ से कि वो हमास से पे हासिल करता था, सैलरी हासिल करता था, और वो हमास का आदमी था। और 5 पत्रकारों को कत्ल कर दिया। उनके साथ एक छठा एक और पत्रकार है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, उसको भी, मोहम्मद अल खालिदी, उनको भी कत्ल कर दिया गया। आखिर दुनिया भर में पत्रकारों के खिलाफ वो सरकारें जो अपने आप को लोकतंत्र कहती हैं, जो दुनिया भर में कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, आखिर पत्रकारों से क्यों इतना गुस्से में हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बता दूं कि अब से पहले गाजा में तकरीबन 250 जर्नलिस्ट इस जंग के दौरान मारे जा चुके हैं, कत्ल किए जा चुके हैं। कई ऐसी गाड़ियों पर हमले हुए हैं जिनमें ऊपर बाकायदा लिखा होता है प्रेस। मैं खुद चूंकि जंग कवर कर चुका हूं, जंग के एरिया में जब पत्रकार चलता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को बहुत जाहिर करता है। अपने ये लगाए हुए जैकेट पहने हुए, उस पर पत्रकार, गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था कि हवाई जहाज से या ड्रोन से देखा जा सके कि ये पत्रकार की गाड़ी है, लेकिन उन पर हमले किए जा रहे हैं। उमाकांत लखेड़ा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने समय दिया, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप खुद है। एक आजाद पत्रकार के तौर पर, आजाद मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि आपने कभी समझौता नहीं किया, आपके मूल्यों पर, उसूलों पर आपने कभी समझौता नहीं किया। अब ऐसे पत्रकार बहुत कम रह गए हैं, इसीलिए मैंने ये सोचा कि आपसे बात की जाए। अब इजराइल इस हद तक आग चुका है कि वो आइडेंटिफाइड टेंट पर, जो पत्रकारों का टेंट था, उस पर हमला कर दिया। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इससे पहले कि हम उनकी चर्चा करें, मैं अपनी कंडोलेंसेस उन तमाम जर्नलिस्ट जो गाजा में मारे गए, इजरायली हमलों के शिकार हुए, और उन पर उनकी हत्या को जस्टिफाई करने के लिए कि वो हमने इसलिए मारे कि हमास के पेरोल पर थे। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो कोई फैक्ट मालूम नहीं है कि वो हमास के पेरोल पर थे या नहीं थे। मैं तो मान लेता हूँ कि वो हमास के पेरोल पर ही थे। तो क्या अगर कोई किसी के पेरोल पर है अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने बुजुर्ग माँ बाप की जिसको कहते हैं ध्यान रखने के लिए, तो आपको ये राइट किसने दे दिया कि आप उनको मारें? अगर वो अगर वो हमास के भी प्रतिनिधि है या हमास के भी आदमी है, और वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक पत्रकार के रूप में वो दुनिया को वहां के हालात की जानकारी दे रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत था। उनकी बर्बरतापूर्ण हत्या हुई है, और उनके फैमिलीज को, और वहाँ के हम जहाँ जो जो उनके से जुड़े हुए रहे, जिस संस्थान में वो काम करते रहे, मैं उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, हमदर्दी है। और ये इस तरह का जेनोसाइड, इस तरह की किसी को भी मारना, आप बिना किसी ट्रायल के मारना, बिना किसी मतलब कोई ग्राउंड नहीं है, आपने एक कंपेन छेड़ा हुआ है इजराइल ने गाजा में निर्दोष लोगों को मारने का, अस्पतालों पे हमले करने का।
जो यतीम है, जो बेसहारा बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, और बाकी जो लोग हैं, जो इवन जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के काम पर यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज गाजा में पूरी तरह लगी हुई है, फिलिस्तीन के कई इलाकों में उन पर हमले किए गए, उनको मारा गया। तो ये इजराइल का जो भी इस तरह की जो करतूतें हैं वो अमानवीय है, इनह्यूमन है, और जितनी भी उसकी मजम्मत या उसकी निंदा या भर्त्सना की जाए वो कम है। और मुझे लग रहा है कि पत्रकार जो है सॉफ्ट का टारगेट है आज की दुनिया में, चाहे वो गाजा हो, चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या हिंदुस्तान हो। हम्म। पत्रकार जो है सबसे सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि उसके पीछे कोई बड़ी ताकत खड़ी नहीं रहती है। वो एक निरीह प्राणी, एक बेकसूर प्राणी की तरह है आज के हालात में। और जिस तरह से काम करना पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है आज के हालात में, तो मुझे लग रहा है मैं कि उस पर गाजा मैं में भी उस जो पर थोड़ा हालात। सा जी। मैं उस पर थोड़ा सा आगे आऊंगा। लखेड़ा जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यूनाइटेड नेशन ने और प्रेस फ्रीडम ग्रुप जो इंटरनेशनल हैं, उन्होंने खुद अनस अल शरीफ ने, जब तक वो जिंदा थे, और अल जजीरा, इन सब ने इस बात से इनकार किया है कि उसका कोई हमास से कोई ताल्लुक था। और पूरी दुनिया में अब ये कहा जा रहा है, अल जजीरा ने ये कहा कि अल शरीफ जो थे ये गाजा से आखिरी पत्रकारों में से थे जो वहां की सच्चाई बाहर दिखा रहे थे दुनिया को। और इस वक्त इसराइल ने गाजा पर कब्जा करने का फैसला लिया है 2 दिन पहले। ऐसे वक्त में इनको मारा जाना ये एक बहुत बड़ी घटना है, जिसमें दुनिया भर कई मुल्कों ने इसकी भर्त्सना की है। अच्छा, अब मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। तकरीबन 250 लोग, मैंने जैसे कि बताया कि गाजा में पत्रकारों को पहले मारा जा चुका है। आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने इशारा भी दिया कि पत्रकारों के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, थोड़ा सा इसको और बताइए, क्योंकि आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आपके सामने बहुत से भारत के ऐसे वाकयात भी सामने आते रहे जिसमें पत्रकारों के खिलाफ बहुत सी चीजें हुई हैं। थोड़ा सा और बताइए कि पत्रकारों की मुश्किलात किस तरह से बढ़ रही हैं। देखिए, पत्रकारों की सबसे बड़ी जो मुसीबत है, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं वो दूसरा काम तो कर नहीं पाते हैं, लिखने पढ़ने और कम्युनिकेट करने के अलावा। हम किसी को बोले कि वो एक दुकान भी खोल दे या एक वर्कशॉप खोल दे, मैकेनिकल वर्कशॉप खोल दे जहाँ मोटर कारों की रिपेयरिंग हो, और वो पत्रकारिता भी कर ले, तो उससे काम वो नहीं कर सकता। वो चाहे भूखे मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, लेकिन वो जब तक वो एक 24 आवर एक फुल फ्लेज जर्नलिस्ट के रूप में, चाहे वो फ्रीलांस हो, चाहे वो फुल टाइम जर्नलिस्ट हो, उसके लिए एक बड़ी भारी चुनौती है जीवन यापन करना। और दूसरी बात है कि उसकी जो पूरी जो जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन होता है, मैं खास तौर पर वार जोन की बात कर रहा हूँ। जब वार जोन, कंफ्लिक्ट जोन में कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट होता है, तो उसके लिए और खतरनाक स्थितियां होती हैं, क्योंकि उसको एक तो अपनी प्रोफेशन की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, जिसके लिए वो जवाबदेह है या जिनके लिए वो काम कर रहा है, उनको खबर पहुंचाना, टाइमली खबर पहुंचाना, एडिशन वाइज खबर पहुंचाना, और जिस तरह बुलेटिन जिस समय जारी हो रहा है, बुलेटिन के पहले पहले खबर पहुंचाना, तो बहुत बड़ी प्रोफेशनल और मॉरल जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। और आज हालत यह है कि जोखिम भरे जगहों पर, डेंजर जोन, वार जोन में जो पत्रकार काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी बताया कि 250 से ज्यादा जर्नलिस्ट गाजा के इलाकों में मारे गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। ह्यूमन त्रासदी को कवर करते करते वो जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने खुद अपना जीवन कुर्बान कर दिया। ये इसलिए कुर्बान कर दिया, वो चाहते तो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हम अगर प्रोफेशन चुना है जर्नलिज्म का, तो हमारी जिम्मेदारी है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम सही फैक्ट की जानकारी दें। क्योंकि वो एक किस्म से उसकी जो हालात होते हैं, उसकी जो पोजीशन होती है उस वार जोन में, तो वो एक लिंक होता है उस वार जोन का, रेस्ट ऑफ द कंट्री का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। और अगर वो लिंक अगर टूट जाएगा, तो इसको कहते हैं जो सूचना की जो सप्लाई लाइन, इंफॉर्मेशन की सप्लाई लाइन को अगर आप ब्लॉक कर देंगे,
तो क्या होगा कि उस धरती में, दुनिया के उस कोने में क्या हो रहा है, दुनिया के दूसरे मुल्कों को पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि अगर यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसियां हैं वो भी काफी कुछ उन वार जोन के पत्रकारों की सूचनाओं पर, इंफॉर्मेशन पर अपनी एक्शन प्लान तैयार करते हैं, रिलीफ रिहेबिलिटेशन की कार्रवाइयां करती हैं। तो ऐसी दशा में तो अगर अल शरीफ जैसे पत्रकार, जो जाबाज पत्रकार थे और जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते थे, अगर वो लोगों की हताहत हो गए, हॉस्पिटल में हमला हो गया, वहाँ यतीम है, बच्चे यतीम हो गए, या बहुत सारे लोग घायल हैं हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में या दर्जनों की संख्या में, तो ऐसी सिचुएशन में रिलीफ रिहेबिलिटेशन की जो डॉक्टरों की टीम है, राशन पानी है, ये कहाँ से कैसे पता लगेगा? कोई आकाशवाणी तो नहीं हो रही है कि कोई आकाशवाणी हो रही है और वहां से पता लग जाए कि वहां ये घटना हो रही है, कोई रडार लगा हो। तो ऐसी तो स्थिति होती नहीं है। लेकिन मुझे दूसरा ये है कि ये जो पत्रकार होते हैं ये एक किस्म से एक मैसेंजर होते हैं। जैसे भारत में बहुत सारी ऐसी राजदूत हैं, दूतावास हैं, जिनके हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ या दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। लेकिन अगर उनका वहां कोई रिपोर्टर है, कोई पत्रकार है उन कंट्रीज का, उस इनेमी कंट्री का, भारत में रह रहा है, तो भारत सरकार को ये तो, या किसी दुनिया की किसी सरकार को, इवन इसराइल को, ये राइट तो नहीं मिल जाता कि अगर तुम्हारे इनेमी कंट्री का कोई रिपोर्टर, जर्नलिस्ट है वहां पर, तो आप उसको मारो या उसको किल करो। तो ये हो गई कि आप बजाय कि उस जो आपके टारगेट लोग हैं, जो आपके, जिसको आप इनिमी मानते हैं, बजाय कि उनको टारगेट करने के आपको कहते हैं कि यू आर किलिंग द मैसेंजर। तो आप मैसेंजर को आप किल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता था दुनिया में। और रामायण और महाभारत में भी आपने सुना होगा कि वहां भी मैसेंजर के रूप में होते थे, नारद मुनि होते थे, महाभारत में संजय होते थे। इसी तरह के जब रामायण हुई तो उसमें भी एक कम्युनिकेटर होता था जो एक संदेश एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाता था। तो उस जो मैसेंजर होता था, उस मैसेंजर को कभी नहीं मारा जाता था। उसको एक बड़ा रिस्पेक्ट दी जाती थी कि आप हमारा संदेश लेके आए हैं। उसको बड़ी इज्जत और बख्शी जाती थी और रिस्पेक्ट बख्शी जाती थी, और सेफली उसको वापस अपने देश में पहुंचाया जाता था। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं अभी गाजा की, यूक्रेन और रूस की जो बातचीत चल रही है वो दोहा में चल रही थी, फिर उधर कतार में चल रही थी। तो ये थोड़ी है कि वहां पर बातचीत चल रही है तो उनसे दुश्मनी हो रही है तो आप उनके जो नेगोशिएटर हैं उनको मार दें, उनको किल कर दें, तो आपसे नेगोशिएशन कौन करेगा? तो ये बहुत सारे जो प्रोटोकॉल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं तो मानता हूँ कि ये इससे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी कुछ हो नहीं सकती कि आप रिपोर्टर को टारगेट कर रहे हैं। जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सन 2003 में जिस जंग को मैंने भी कवर किया है दूरदर्शन के लिए सईद नकवी साहब के साथ, उस वक्त फिलिस्तीन होटल पर अल जजीरा के होटल के कमरे तक मिसाइल मारी गई थी। फिलिस्तीन होटल नाम है उसका बगदाद में आज भी। और उसके अलावा इसराइल के अंदर अल जजीरा पर कई महीने पहले से पाबंदी लगा दी गई थी। अल जजीरा का कोई रिपोर्टर ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी यानी इसराइल में नहीं है। यानी उन्हें बहुत ज्यादा शिकायत है अल जजीरा से। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं कि आप एक जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। वायर के लिए आप लिखते हैं, कई और जगह, कई और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप काम करते हैं। आपको अपनी पत्रकारिता के दौरान क्या इस किस्म के कभी दबाव का सामना पड़ा, जो पत्रकारों को जिस तरह से आम जनता जानना चाहती है कि खुद पत्रकार किन हालात से गुजरता है खबरें करते हुए? क्या आप अपने कुछ तजुर्बात शेयर कर सकेंगे क्या हमारे दर्शकों के साथ? बिल्कुल। मैं बहुत ऐसी सिचुएशंस आई। मैं ग्रामीण, एकदम एकदम रिमोट एरियाज में मैं पैदा हुआ, उत्तराखंड के। और वहां पर कोई पत्रकारिता, कोई अखबार वगैरह नहीं आते थे, वीकली अखबार आता था। लेकिन जब मैं ऋषिकेश आ गया, उत्तराखंड का एक टाउन है, रिमोट टाउन है, तो वहां पर मैंने जर्नलिज्म वगैरह की शुरुआत की। और लोकल माफिया थे जो शराब का कारोबार करते थे, और उनके खिलाफ लोकल जो रिपोर्टर होते थे, मैं तो पत्रकार था ही नहीं, मैं तो कॉलेज में पढ़ता, मैं तो जर्नलिस्ट था ही नहीं। लेकिन मैंने देखा कि वो जो शराब माफिया है, जो
उनको उनसे उनके बारे में कोई छापता नहीं था। और वहां पर कुछ पत्रकार थे जो किसी का मर्डर भी हो गया था, उस मर्डर की ना तो रिपोर्टिंग हुई, ना कोई उसके बारे में किसी अखबार ने छापा, ना कोई मुकदमा कायम हुआ। तो मुझे लगा कि ये, हाँ, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर दबाया जा रहा है। तो मैंने रिपोर्टिंग की, और जिस पत्रकार का, एडिटर का मर्डर हुआ, उसके बारे में भी मैंने 11 साल बाद छापा। उससे पहले कभी नहीं छपा था। तो मुझे लगा कि अगर समाज की सेवा करनी है, समाज के बारे में आप सचमुच अगर डेडिकेशन है आपके अंदर, तो समाज की चिंता कीजिए। अगर समाज की चिंता अगर पत्रकार नहीं करेगा, एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट नहीं करेगा, तो फिर समाज तो बिखर जाएगा, जिस समाज का हम भी हिस्सा है। दूसरी बात, मैं बिहार में था, तो सिवान एक टाउन है, वहाँ मोहम्मद साहबुद्दीन एक माफिया डॉन थे, 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे आरजेडी के। उनका भी बहुत टेरर था, वो भी पत्रकारों को धमकाते थे और कोई उनके बारे में लिखता था। तो मैंने महसूस किया, मैं सिवान गया 2003 में, नवंबर दिसंबर की बात है, तो मैं नवंबर की बात है, मैंने सिवान गया, मैंने देखा कि उनका बहुत बड़ा टेरर है। वो पत्रकार के, किसी भी पत्रकार के पैर में गोली मार देते हैं अगर उनके बारे में कोई लिखा है तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, और उन्होंने उलझुल अपने नेता लालू प्रसाद के बारे में कहा, मैंने सारा छाप दिया। उसके बाद उनकी धमकी भरे फोन आए, और उन्होंने, उनके लोगों ने कहा कि आपने खबर छाप दी। तो मैं डरा नहीं, मैं पूरा अपने माइंड को मैंने बड़ा साउंड रखा, संयमित रखा। मुझे लगा कि भाई ठीक है, मर जाएंगे तो क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मेरा पता पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, मैंने पता बता दिया उनको। तो मैं, मुझे थोड़ा चिंता रही कि ये मेरे पे हमला कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद उनके जो जितने भी केसेस थे, मैंने सारे वो छाप दिए अखबार में। और उसके बाद बिहार में तहलका मच गया उनका इंटरव्यू छपने के बाद। जो उन्होंने टारगेट किया था, लालू प्रसाद जी को टारगेट किया था, और वहाँ डीपी ओझा, वहाँ के डीजीपी बिहार थे उस समय 2003-04 में, उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि ये चारा घोटाले में लालू प्रसाद के इंक्वायरी ऑफिसर थे, और लालू ने मिली भगत करके उनको डीजीपी बनवाया। तो वो खिलाफ थे डीजीपी ओझा के, तो डीपी ओझा भी, तो एक किस्म से वो भी मैंने छापा। लेकिन मेरा एक विद्यार्थी था राजवीर रंजन, जो सिवान का था, उस रिपोर्टर की हत्या हो गई, मर्डर हो गया। फिर मैंने वो आर्टिकल मैं आपको भेजूंगा, वो उनकी हत्या पर जो है मैंने आर्टिकल लिखा था। फिर मैंने ये जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, वो बाहरी दुनिया को बताई कि किस तरह से शहाबुद्दीन का टेरर था। और इस तरह से बहुत सारे घटनाक्रम है, बहुत लंबा वक्त बीतेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, वो लोग बड़े सिटीज में रह रहे हैं, जहाँ एक बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, थोड़ा इंटरनेशनल, दिल्ली जैसे सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, देश की राजधानी है, यहाँ पत्रकार काफी सेफ है। लेकिन छोटे जो शहर है, कस्बे हैं, देहात है, वहाँ पत्रकारों की हालत बहुत खराब है। उनको हर समय जो माफिया है ग्रास रूट लेवल पर, और जो ठेकेदार है, और जो पॉलिटिशियंस है, और जो पुलिस है, और जो वहाँ के जो भ्रष्ट करप्ट ब्यूरोक्रेट्स है, इनका एक माफिया तंत्र चलता है। उनसे पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और देश के छत्तीसगढ़ में, या मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में, साउथ इंडिया से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, कलकत्ता, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह की तमाम तरह की खबरें भारत से आती हैं कि, और मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जब पढ़ाता था, अपने ट्रेनर, मैं ट्रेनर था, तो मैं पढ़ाता था स्टाफ को, तो वो सारी चीजें मुझे बताते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो देहाती इलाकों में जो सबसे बड़ा संकट है पत्रकारों पर, भारत में खासतौर पर, ये पत्रकारों की जिम्मेदारी, पत्र 90% पत्रकारों को या तो वेतन बिल्कुल नहीं मिलता, कोई सैलरी उनको बिल्कुल नहीं मिलती है। जो वो एडवर्टीजमेंट लाते हैं, उस एडवर्टीजमेंट का उनको एक हिस्सा कमीशन के तौर पर दिया जाता है। अगर कोई कमीशन, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं ला रहा है, तो उसको जीरो सैलरी मिलती है, कोई पैसा नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा है। और बड़े बड़े जो मीडिया घराने हैं, जो बहुत बड़े इनकलेव करते हैं, मैं 5 स्टार होटल में करते हैं, लाखों रुपए उस पर वो फूक देते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाता है कि क्या अपने रिपोर्टर को, जो सिवान में है, जो दरभंगा में है, या जो गोरखपुर में है, या सीतापुर में, क्या उसको आप पैसे देते हैं? तो उसको वो पैसे नहीं देते, उनको पता है कि ये लोकल अपने हिसाब से कमा लेगा। तो सवाल ये है कि पत्रकार किस तरह की मुसीबत में अपने परिवार को पालता है। ये बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। और मौजूदा सरकार जो भी है, मैं तो केवल इस सरकार की बात नहीं करूंगा, मैं तो पिछली कांग्रेस सरकार की भी बात करूंगा कि उस दौर में भी ये सब इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई,
और मुनाफाखोरी की कल्चर जो मीडिया हाउसेस में चली, उससे सबसे बड़ा शोषण पत्रकारों को हुआ है। और दूसरा ये कि ठेकेदारी प्रथा पर जो पत्रकारों को रखने की एक एक चलन हो गया है। 99% जो जर्नलिस्ट हैं जो आपको कहीं भी टकराते हैं वो ठेके पर रखे गए हैं। तो ठेका पर जिस दिन पत्रकार रख दिए गए हैं उसी दिन पत्रकारिता की, जर्नलिज्म की, मैं कहता हूँ हत्या कर दी गई है। तो ये एक जर्नलिज्म नहीं हो रहा है, ये जर्नलिज्म के नाम पर मजाक हो रहा है। और देहाती क्षेत्रों से, दुर्गम क्षेत्रों से जो सही सूचनाएं हैं वो राज्यों की राजधानी तक नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं जिनकी करोड़ों रुपए की इनकम होती है, और मैं आपको बता दूं कि जो करोड़ों रुपए की इनकम होती है उसमें ज्यादातर जो हिस्सा है वो टैक्स पेयर का पैसा है। क्योंकि राज्य सरकारें उनको टीवी चैनल चलाने के लिए या बड़े अखबार चलाने के लिए, जो अभी भी जितने बड़े अखबार हैं आप उनको पलटिए टॉप टू बॉटम बड़े अखबारों का, वो स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, उत्तराखंड है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट को वो प्रेशर करवा के एडवर्टाइजमेंट लेती है करोड़ों रुपए में। चाहे उस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं हो, किताबें नहीं हो बच्चों के पास, लेकिन अखबार में फोटो छापने के लिए, मुख्यमंत्री की फोटो छापने के लिए, प्रधानमंत्री की फोटो छापने के लिए उनके पास बड़ा भारी बजट होता है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी विकृति है जर्नलिज्म। धीरे धीरे करके यही चलता रहा तो जर्नलिज्म अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है वो काफी कुछ सोशल मीडिया ने बचा रखा है, बचाए रखा है। और मुझे लग रहा है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए, बचाए रखने के लिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जी जी लखेड़ा साहब, आपने बहुत ही अहम बातें बताई कि जो दूर दराज में पत्रकार काम करता है वो कितनी मुश्किल में होता है। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर जो जंग को कवर कर रहे हैं उनको किस तरह से कत्ल किया जा रहा है वो आपने देखा। उसके अलावा बिल्कुल गांव देहात में, अपने मुल्क में आप देखिए, वहां पत्रकार के लिए कितने बड़े चैलेंजेस हैं। यानी वो अखबारों को खबर भी लिखे और वहां लोकल खतरा भी उठाए, और अखबार वाले या चैनल वाले उसे सैलरी भी ना दें, या तो वो करप्ट हो जाए या वो मारा जाए। इन जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो उनको हक नहीं देते। उसके बीच में पत्रकारिता को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा समझना चाहता हूं, इस वक्त चूंकि आप दिल्ली में हैं लंबे अरसे से और कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया है, अब इस वक्त की क्या सूरत हाल लगती है? अब तो मीडिया से बात आगे बढ़ते बढ़ते विपक्षी दलों तक पहुंच गई है, किसी को कुछ बोलने का कोई इख्तियार नहीं है। क्या वो एक जो प्लान है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 अगर माना जाए, तो कौन से फेज में, कौन से मरहले में हम पहुंच गए हैं देश में जिस तरह के हालात हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है काजमी साहब की, अ, जो भारत की संसद है, भारत के संसद में जो राष्ट्रीय मीडिया के जो प्रतिनिधि है, जिसको मैं भी 35 साल से भारत के संसद को कवर कर रहा हूँ, 1988 से, और अभी भी कवर कर रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार ने भारत में, जो भारत के संसद में पत्रकारों की जो एंट्री है उसमें काफी उसको ब्रेक करने की कोशिश की है, रोड़े अटकाने की कोशिश की है, और अभी भी वो लगातार करते हैं। और इन्होंने कोविड की आड़ में, कोविड जब आया तो उसकी आड़ में इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक पत्रकारों की एंट्री बंद करवाई, कहा कि कोविड आया हुआ है। उसके बाद जो संसद का जो सेंट्रल हॉल है, उस सेंट्रल हॉल में इन्होंने पत्रकारों की एंट्री बंद कराई। उसमें क्या होता था सेंट्रल हॉल में कि वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ पत्रकार जो सीनियर जर्नलिस्ट है, जिनको 15-15 साल पार्लियामेंट कवर करते हो गए, तो वो लोग जो है इंटरेक्शन करते थे और काफी कुछ सूचनाएं क्रॉस चेक की जाती थी, उनका भी ज्ञान वर्धन होता था, पता लगता था कि क्या हो रहा है तेलंगाना में, क्या हो रहा है वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है। तो हैंड टू हैंड सूचनाएं वहाँ के जनता के जो प्रतिनिधि होते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर, वही सारी एक ही हॉल के अंदर, सेंट्रल हॉल में सारे लोगों से इंटरेक्शन, मेल मुलाकातें होती थी। इस सरकार ने वो मेल मुलाकातें बंद करवा दी, क्योंकि ये सरकार जो है एंटी मीडिया गवर्नमेंट है, ये सरकार मीडिया विरोधी सरकार है। और इस सरकार ने, मुझे लगता है कि पार्लियामेंटेरियन विरोधी भी सरकार है,
क्योंकि पार्लियामेंटेरियन हमको फोन करते हैं कि कहाँ मुलाकात होगी, तो मैं कहता हूँ कि उनको कि भाई हम मुलाकात नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल हॉल में तो हम लोग की एंट्री बंद है, और जो जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें कोई सेंट्रल हॉल नहीं है। तो इसके इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया है कि जो सूचनाओं की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी रिजिम होता है, कोई भी डिक्टेटरशिप होती है, कोई भी तानाशाही तंत्र होता है, जो मौजूदा तानाशाही भारतवर्ष में चल रही है और मौजूदा स्वतंत्र मीडिया विरोधी सरकार भारतवर्ष में है, तो ये सरकार कभी नहीं चाहती, ये कहीं भी नहीं चाहेगी कि इवन पार्लियामेंटेरियंस एंड मीडिया का कोई इंटरेक्शन आपस में हो। इन्होंने पत्रकारों की और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है, ताकि इस का बायां जो कान है वो दाहिना कान ना देख सके, बाई आंख दाहिनी आंख का दर्द ना समझ सके। तो सूचनाओं पर इन्होंने सेंसरशिप लगा दी है भारत में, और एक किस्म से ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में अघोषित अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है पिछले कुछ सालों से, खासतौर पर 5-6 साल से। ये जो 2017-18 के बाद तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, और आज आज हालत यह है कि पत्रकारों को धमकियां दी जाती है, उनको मुलाकात करने के लिए बुलाया जाता है, क्या मुलाकात करने आइए हमसे, कि ताकि वो प्रेशर कर सके, मिलने के लिए आए तो प्रेशर कर सके उनको। और प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो इस सारी चीज का रिमोट कंट्रोल हो गया है। ऐसे पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकार थे और जो इंडिपेंडेंट बिना किसी प्रेशर्स के अपनी बातें बोलते थे, उनका टेलीविजन चैनलों में, जिसको गोदी मीडिया के जो टीवी चैनल है वहां जाना बंद करवा दिया है, क्योंकि गोदी मीडिया के टीवी चैनलों को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसा कोई पत्रकार जो क्रिटिकल एनालिसिस करता हो गवर्नमेंट पॉलिसीज का, उन पत्रकारों को आप अपने टीवी चैनल में मत बुलाइए। और धीरे धीरे करके वो सारा वो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म था वो धीरे धीरे लुप्त हो गया है। जैसे वो कोई जानवर होता है तो जो एकदम रियर स्पाइसी जो होता था, तो वो रियर, तो उन्होंने वो उसको रियर स्पाइसी बना दिया है। कहीं आपको स्वतंत्र पत्रकारिता दिखती नहीं है। जो अब बड़े बड़े अखबार है, बड़े बड़े सेठों के इंडस्ट्रीज हाउसेस के जो अखबार है, टेलीविजन चैनल है, वो मौजूदा जो तंत्र है, गवर्नमेंट का तंत्र है, उस तंत्र का वो पीआर का काम कर रहे हैं, उस तंत्र का पब्लिक रिलेशन इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं, जो आज से 30-40 साल पहले पीआर एजेंसियां का काम करती थी। आपकी प्रोफाइल बनाना, आपकी फोटो छापना, तो पीआर एजेंसीज का काम होता था। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे से कोई अगर मेरे से असहमत हो तो मैं चाहूंगा कि वो आपको संपर्क करे और मेरे सामने वो 1-to-1 डिस्कशन के लिए आपके स्टूडियो में आ जाए, तो मैं बताऊंगा कि कैसे जो गोदी मीडिया है और जो इंडस्ट्रियल हाउसेस के अखबार है, बड़े बड़े अखबार है, जितने भी भारत में बड़े अखबार है, वो सरकार की पीआर एजेंसी का काम कर रहे हैं। तो जो गरीब आदमी है, जो जिनको आप 82 करोड़ लोगों को आप दावा कर रहे हैं कि हम उनको फ्री राशन देते हैं, वो तो आपके जो स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है नहीं। आपकी इस स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा तो 5 लाख या 2 लाख लोग हैं। उन 2 लाख लोगों के लिए, 1 लाख लोगों के लिए, 50,000 लोगों के लिए आप जर्नलिज्म कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द कंट्री जो इस देश में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो रोजी रोटी के लिए जूझ रहे हैं, जो इलाज के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास दवा के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों की आवाज न उठाई जाए, न उठे और चकाचौंध दिखाई पड़े। क्योंकि आपके पास बड़े बड़े उद्योगपति आपने जेब में रख लिए हैं, सरकार का उनके साथ पार्टनरशिप है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ, और इलेक्शन जब होते हैं तो उनका जो फंड होता है, उनका जो पैसा होता है, बेहिसाब पैसा, उसके पिटारे खोल दिए जाते हैं, और उसके बाद चुनाव में वो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, वोट खरीदने के लिए, शराब बांटने के लिए, लोगों को कैश बांटने के लिए, उनके घर में हर तरह की चीज सुविधाएं, केवल इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होता। और मैंने तो ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन को भी सुना हुआ कहते हुए, अपने कानों से सुना है, जब किसी ने कहा कि हमने आपको वोट दिया था चुनाव में, तो वो आदमी उनको कहता है, इस व्यक्ति जो अपनी फरियाद लेकर के आया है, कि भाई आप, मुझे पता है आपके गांव में मैंने 10 लाख रुपए दिए थे बांटने के लिए, तो आप लोगों ने जो मुझे वोट दिया वो फ्री का थोड़ी दिया, मैंने पैसे बांटे, उसके बदले में आपने वोट दिया। अब आप उस बात को छोड़िए, अब आप अपनी समस्या बताइए। तो इस तरह का एरोगेंसी जो पॉलिटिशियन इंडस्ट्रियल हाउसेस का पैसा बांटते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में, अपने चुनाव क्षेत्र में, तो उनका कोई अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति थोड़ी है, क्योंकि उनको पता है जनता से तो हमने
पैसे से वोट लिया है, तो जनता की परवाह नहीं करते, फिर 5 साल बाद फिर वही तरकीब अपनाते हैं, वही रुपया मांगते हैं। तो जो जनता तो लाचार और बेबस है काजमी साहब। जी जी जी, बिल्कुल। आपने कई बहुत ही अहम बातें बताई। देखिए, अब आप जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि पत्रकार किन किन मुश्किलात से दो चार है, किस तरह से उसका मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद शोषण करता है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम शोषण करता है, फिर उस तक सूचनाएं ना पहुंचे उसका इंतजाम करता है, पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में ना पहुंचे पत्रकार ताकि पॉलिटिशियन और पत्रकार मिल ही ना सके, उसके लिए पूरी कोशिश करता है। इस सब के बीच में जहां कहीं अगर आपको सही पत्रकारिता से सही इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये ऐसा लगता है कि आखिरी आखिरी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एनडीटीवी को खरीदा गया सिर्फ रवीश कुमार को वहां से हटाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते अभिसार शर्मा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, जो ईडी ने उन्हें बुलाया और उन्होंने वीडियो जारी करके बताया कि कितना उन्हें सताया जा रहा है। तो जो लोग भी अभी आपकी आवाज बने हुए हैं वो बहुत हिम्मत करके काम कर रहे हैं। कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सतह से लेकर यहां तक जो मीडिया के लोग फेस कर रहे हैं उसको कंक्लूड करते हुए आप कुछ अगर कहना चाहें। देखिए काजमी साहब, आप को मैं बताना चाहता हूँ और आप इस बात से वाकिफ भी होंगे कि जो एडिटर एक इंस्टीट्यूशन होती थी जर्नलिज्म में, बहुत सारे लोगों को पता लगता है, उनको पता नहीं होता कि के अंदर क्या हायरार्की होती है। तो अखबार में जो एडिटर होता है वो एडिटर एक कंट्रोलिंग, रिमोट कंट्रोलिंग होता है, वो हेड होता है जो पूरे पत्रकारों को, कंटेंट को, एडिटिंग को और अखबार को एक फाइनल शेप में निकाल करके पाठकों तक पहुंचाया जाता है। तो उसकी पूरी जो जिम्मेदारी वो एडिटर की होती है, जिसमें कंटेंट को कंट्रोल करना। और आज हालत यह है कि जो एडिटर है वो दलाल बन गए, वो मिनिस्टर्स के दलाल बन गए हैं। मैंने बहुत सारे एडिटर को देखा है कि मंत्रियों के पैर छूते हुए, राष्ट्रपति के पैर छूते हुए। हम तो राष्ट्रपति के साथ गए, हम प्रधानमंत्री के साथ विदेश गए, हमने किसी राष्ट्रपति की या किसी प्रधानमंत्री के या किसी मिनिस्टर के पैर नहीं छुए। कि पैर क्यों छूना है आपने? मैंने अपने सामने संपादकों को चापलूसी करते हुए, जी हजूरी करते हुए, दलाली करते हुए अपने आंखों से देखा। राष्ट्रपति भवन में देखा मैंने कि एक बड़े अखबार के संपादक राष्ट्रपति के लंबा लेट करके वो ये नहीं देख रहे हैं वो कि यार राष्ट्रपति भवन में कितने बड़े बड़े डिग्नेटरीज आए हुए हैं, वो लंबा लेट करके वहां वो अपना दिखा रहे हैं कि मैं आपका चमचा हूं। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि एडिटर की जो इंस्टीट्यूशन है वो भारत में खत्म हो गई है, और उसका खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो एडिटर है वो उस पूंजीपति का, जिसका वो अखबार है, वो सेठ है या इंडस्ट्रियल हाउस है, उसका पीआर का काम करता है। वो पीआर का काम इस ढंग से है कि उनको करता है कि आज अखबार के जो अखबार निकालते हैं उस कंपनी के जो छोटे मोटे काम फंसे हुए हैं, चाहे वो गन्ना मिल के काम हो, चाहे शुगर मिल के काम हो, चाहे वो यानी वो अपने मालिक का एक तरह से सरकार के और उसके बीच में लाइजनिंग ऑफिसर बन गया, दलाल बन गया। ये एडिटरों का हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त खत्म हो गया। आपने बहुत काम की बातें बताई, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर क्या हो रहा है और देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है। पत्रकारों के लिए बहुत सख्त वक्त है, आने वाला वक्त क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से वोट चोरी की बात सामने आई है उससे ये यकीन हो गया है कि अगर वाकई ईमानदारी से वोटिंग हो जाए आने वाले इलेक्शनों में तो मौजूदा सरकार बाकी नहीं रह पाएगी, ऐसा अंदाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। उमाकांत रखेड़ा जी, मैं इसी के साथ अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।